मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने सभी शिक्षक मित्रों एवं छात्रों का इस बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। प्लस 2 के क्लास 11 के चैप्टर 4 यानी एनिमल किंगडम को डिस्कस करते हुए, जिसमें हमने पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस पढ़ा। आज एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा का डिस्कशन होने जा रहा है। यह फाइलम एनेलिडा हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम कड़ी के रूप में, पहले स्टेप के रूप में जाना जाता है। एनेलिडा और ऊपर के सभी प्राणियों को हम लोग हायर एनिमल्स के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई सारे ऐसे लक्षण उत्पन्न हुए जो राउंड वर्म्स में नहीं पाए जाते थे। कुछ लक्षण तो ऐसे भी हैं जो इन्हें राउंड वर्म का किसी भी तरह से रिश्तेदार मानने से विरोधाभास उत्पन्न करने वाला है। इनकी उत्पत्ति किससे हुई, क्या यह फ्री लिविंग रोटिफर से हुई या किसी अन्य से हुई, अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है। अब इस नाम एनेलिडा का सबसे पहला प्रयोग लेमार्क सेविग्नी नामक वैज्ञानिक ने 1830 में और फिर मिलने एडवर्ड्स ने 1834 में किया। इस नाम का कारण इनकी बॉडी के पूरी लंबाई में छल्ले की तरह, रिंग की तरह बनी हुई रचनाएं हैं। विभाजन रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें सेगमेंट्स या मेटामेयर्स कहा जाता है। वास्तव में भ्रूण विकास के समय, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय, शरीर की पूरी लंबाई के तीनों टिश्यू, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, अलग अलग खंडों में विभाजित हो गए और सभी खंडों को अपने अपने हिस्से के अन्य टिश्यूज और अंगों के हिस्से को बनाने का कार्यभार दे दिया गया। इसके कारण सभी खंड अपने अपने हिस्से के अंगों का निर्माण सफलतापूर्वक करते हैं, जो आगे पीछे जुड़ते हुए पूरे बॉडी की लंबाई में जटिल अंगतंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। ये वर्म नदी में, तालाबों में, गीली मिट्टी में और समुद्र में भी पाए जाते हैं। अक्सर ये मिट्टी या बालू में बिल बनाकर रहते हैं और कुछ एनिमल तैरते हुए भी देखे जाते हैं। तैरते हुए रहकर वे पानी की सतह के ऊपर प्लैंक्टन्स का भक्षण करते हैं। ये एनिमल भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सभी हायर एनिमल, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड जितने भी हैं, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन इनमें एक वास्तविक सिलोम, वास्तविक बॉडी कैविटी, देह गुहा का निर्माण हो गया है, जिसे साइजोसिलोम कहते हैं। भोजन नली यानी एंडोडर्म के चारों ओर मेसोडर्म का बना हुआ सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा और सिरोसा इत्यादि है, और बाहर स्किन के नीचे भी मेसोडर्म का बना हुआ डर्मिस नाम का स्तर है। इन दोनों के बीच मेसोडर्म के विभाजन के कारण यह खाली स्पेस साइजोसिलोम विकसित हुआ, जो सभी तरफ से मेसोडर्मल एपिथेलियम से स्तरित किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि असली सीलोम की परिभाषा क्या है, तो आप कहिएगा कि ये इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है और यह एलिमेंट्री कैनाल और अन्य अंगों के चारों ओर का खाली स्पेस है जो सब तरफ से मेसोडर्मल एपिथेलियम से स्तरित होता है, लाइंड होता है। अब इसके अंदर जो सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म देखा जा रहा है वो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि इसका बॉडी कैविटी भी अलग अलग खंडों में विभाजित है। सिर्फ कुछ एक सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां विभाजन नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सभी जगह आंतरिक विभाजन भी है। दो सेगमेंट के बीच एक छिद्रयुक्त पतली झिल्ली पाई जाती है, पोरस सेप्टम पाया जाता है, जिससे एक हिस्से का तरल पदार्थ बहकर दूसरे हिस्से में जा सके, यानी अंदर ही अंदर बॉडी कैविटी में परिवहन होते रहता है। पॉलीकीटा क्लास में हेड का निर्माण हो गया है। हेड के ऊपर टेंटिकल्स, एंटीना, पाल्प और यहाँ तक कि आँख जैसी रचना भी बन गई है, लेकिन अन्य में फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। सेंस ऑर्गन का निर्माण नहीं हुआ है। इनके ब्रेन का निर्माण एक जोड़े सेरिब्रल गैंग्लिया से हुआ है, जिससे दो बड़े बड़े नर्व निकलकर वेंट्रल सरफेस पर आकर दाएं बाएं एक दूसरे से समानांतर सजकर अंतिम छोर तक जाते हैं, यानी जोड़े में वेंट्रल नर्व कॉर्ड का निर्माण होता है। हर एक खंड में ये दोनों नर्व कॉर्ड्स गैंग्लिया के द्वारा आपस में जुटे होते हैं और वहीं से कई जोड़े नर्व निकलकर अगल बगल के अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इनका स्किन बहुत ही सॉफ्ट, पतला, काफ़ी ब्लड सर्कुलेशन से युक्त होता है। इसलिए स्किन के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। O2 अंदर और CO2 बाहर जाता है, तो इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, त्वचीय श्वसन कहा जाता है। इनमें एक पतला सा क्यूटिकल भी होता है, लेकिन यह गैसेज के आदान प्रदान को रोकता नहीं है। इनके बॉडी वॉल में लंबाई के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गोलाई के अलोंग सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। इन्हीं के फैलने सिकुड़ने से बॉडी फ्लूइड पर दबाव पड़ता है और इनमें रेंगने की क्रिया, प्रचलन की क्रिया उत्पन्न होती है। तो आंतरिक दबाव का कारण तरल पदार्थ का दबाव है, बॉडी फ्लूइड का दबाव है, इसलिए इसे हाइड्रोस्टैटिक एंडोस्केलेटन कहा जाता है। इनमें लोकोमोशन के लिए सीटा या कीटा नाम की रचनाएं होती है, जो लीच में यानी क्लास हिरुडीनिया में नहीं पाया जाता है। अब यदि इनमें अपेंडेज हो, जैसा कि पॉलीकीटा में बड़े बड़े पैर जैसी रचनाएं बनी हुई हैं, कीटोपोडियम बनी हुई हैं, तो उसमें बॉडी कैविटी भी कंटिन्यू रहता है। अंदर से वह खोखला होता है, उसमें भी तरल पदार्थ बहते रहता है। इनमें एक बंद परिवहन सिस्टम है, यानी ब्लड की नलियां बन चुकी है। उसके अंदर वास्तविक लाल रंग का ब्लड पाया जाता है, अर्थात उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है। लेकिन जितने भी नन कॉर्डेटा हैं, अगर उनमें असली ब्लड है भी तो आरबीसी नाम की कोशिका नहीं होती है। हीमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में यानी तरल माध्यम में घुले रहते हैं और उसमें अन्य प्रकार के डब्ल्यूबीसी प्रकार के और सीलोमोसाइट नाम के सेल्स फैले रहते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया नाम की जटिल नलीनुमा रचना पाई जाती है और कुछ प्राणियों में
ये बहुत बड़ी संख्या में, जैसे अर्थवर्म में बहुत बड़ी संख्या में होती है, लेकिन लीच में अलग अलग प्रजाति में इनकी सीमित संख्या होती है। अक्सर ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन पॉलीकीटा क्लास यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्ट अंडे से बच्चे का निर्माण भी हो सकता है, और पॉलीकीटा में ट्रोकोफोर लार्वा का निर्माण होता है। यह एक महत्वपूर्ण लार्वा है। ऐसा माना जाता है कि ट्रोकोफोर लार्वा के रूपांतरण से मोलस्का का मुलर लार्वा और भेलिगर लार्वा बना, और इकाइनोडर्माटा का ऑरिकुलेरिया बाइपिनेरिया लार्वा बना। यानी एनेलिडा से ही मोलस्का और इकाइनोडर्माटा एक लाइन पर विकसित हुए और आर्थ्रोपोडा दूसरे लाइन पर विकसित हुए। इन सभी का विकास पॉलीकीटा क्लास से हुआ। अब किसी किसी प्राणी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के द्वारा भी होता है। अब इस फाइलम में 4 क्लासेज हैं। पहला क्लास आर्की एनेलिडा है। यह सबसे प्राचीन जीव है। लगभग 1 दर्जन जेनेरा इसमें पाए जा रहे हैं। ऊपर से देखने में तो ये पॉलीकीटा जैसे लगेंगे, लेकिन बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, खंडों का निर्माण नहीं होता है। इस कारण से इन्हें सबसे प्राचीन एनेलिडा माना जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं, पूरा बॉडी लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। इनका बॉडी सीधा ट्यूब जैसा होता है। नर्वस सिस्टम भी प्राइमिटिव है। पारापोडिया और टेंटिकल्स पाए जा सकते हैं, यानी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन और सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल आमतौर से अलग अलग होते हैं। पॉलीगॉर्डियस नाम का प्राणी समुद्र में कीचड़कादों में बहुत कॉमन है। आप देखिए, इसमें एक जोड़ा टेंटिकल भी आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। यह एक जोड़ा टेंटिकल काफ़ी लंबा है, स्पष्ट फोटोग्राफी हो पा रहा है। रंगहीन है यह, इसलिए इसे ब्लैक बैकग्राउंड में फोटोग्राफी किया गया है। अब दूसरा पॉलीकीटा, यह बड़ा सा क्लास है, काफ़ी डाइवर्सिटी है। इसके सभी प्राणी समुद्री हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने नदियों में भी पॉलीकीटा पाए जाने की चर्चा की है। इसमें हेड का निर्माण हो चुका है, यानी सिफेलाइजेशन होता है। एक जोड़े आँख, टेंटिकल्स, सिराई और पाल्प, यानी कि आँख के अलावे ऑर्गन ऑफ टच भी पाए जाते हैं। इनमें कीटोपोडियम यानी पारापोडियम नाम की रचनाएं होती है, जो पैर की तरह एक जटिल रचना है, और उन पर लंबे लंबे ब्रश की तरह सीटा पाए जाते हैं। इनकी मदद से यह तैर भी सकता है और ठोस सतह पर यह चल भी सकता है। इनमें क्लाइटेलम नहीं होता है। एग और स्पर्म्स दोनों पानी में रिलीज किए जाते हैं। पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के समय ट्रोकोफोर लार्वा का निर्माण होता है। नेरिस और कई अन्य प्राणियों में रीजनरेशन के द्वारा बॉडी अगर 2 भागों में बंट जाए, 2 टुकड़ों में बंट जाए, तो अगला पिछला दोनों टुकड़ा पूर्ण प्राणी का निर्माण कर लेता है। इसके सब क्लास इरेंसिया में, जिन्हें कॉमन इरेंट वर्म कहते हैं, नियंथिस, नेरिस, एफ्रोडाइट, यूनिस इत्यादि प्राणी हैं। और दूसरा सेडेंसिया, ये हमेशा समुद्र के पेंदा में छिप के रहता है। उसमें कीटोप्टेरस और अरेनिकोला नाम के प्राणी पाए जाते हैं। तो देखिए, नेरिस ऊपर से देखने में आपको कनखजूरे जैसा लग रहा है,
लेकिन कर्णखजूरा ऑर्थ्रोपोडा है और यह उससे कम विकसित प्राणी एनेलिडा है, क्लास पॉलीकीटा का सदस्य। इस पर जो पैर जैसी रचना है इसे पारापोडिया या कीटोपोडिया कहा जाता है। इस दूसरे उदाहरण यूनिस में भी देखिए कीटोपोडिया या पारापोडिया पाए जा रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत जीव है, यह भी समुद्री है। देखिए इसके एंटीना और पाल्प कितने लंबे लंबे हैं। और इसे समुद्री चूहा सी माउस कहा जाता है। ये एफ्रोडाइट नाम का प्राणी है। इनके सीटी इतने लंबे होते हैं कि पूरे बॉडी को ढक लेते हैं। ऐसा लगता है पूरे शरीर पर बाल या रोए बने हुए हों। यह देखिए इसका क्लोजअप, इस तरह से पूरे बॉडी का सरफेस ढका हुआ है ब्रिसल्स से, तो इसे सी माउस या एफ्रोडाइट कहा जाता है। अब तीसरा क्लास है ओलिगोकीटा, जिसे आप अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। आमतौर से फ्रेश वाटर में रहता है और गीली जमीन पर अभी बरसात के समय यह काफ़ी सारा दिखाई पड़ेगा। इनके शरीर पर स्पष्ट सेगमेंट दिखाई पड़ेगा और प्रत्येक सेगमेंट में अगला, पिछला और क्लाइटेलम को छोड़कर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हुक जैसे सीटी का रिंग मिलता है। चूँकि इसकी संख्या कम है, प्रत्येक खंड में कम है और ये छोटे हैं, इसलिए नाम रखा गया ओलिगोसीटा यानी ओनली ए फ्यू सीटी। इनमें हेड और सेंस ऑर्गन और लोकोमोशन के अन्य बड़े अंग दिखाई नहीं पड़ेंगे। हालांकि अंदर से ब्रेन है, सेरिब्रल गैंग्लिया है। यह हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन दो प्राणियों के बीच, एक ही उम्र के दो अर्थवर्म के बीच म्यूचुअल, परस्पर और क्रॉस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं। क्लाइटेलम के अंदर ही अंडों का निष्कासन होता है, जिससे यह फूल जाता है। अब यह वर्म किसी नुकीले सतह पर क्लाइटेलम को फंसाकर पीछे खिसकता है, तो क्लाइटेलम और उसके अंदर लुढ़कता हुआ अंडा सामने से, आगे से बाहर निकलने लगता है। और जब यह आगे बसे हुए 4 जोड़े या किसी किसी प्राणी में 5 जोड़े स्पर्मेथिका के ऊपर से गुजरता है, उसी स्पर्मेथिका में इसका पार्टनर स्पर्म जमा कर दिया है। तो जब स्पर्मेथिका के ऊपर से गुजरता है तो उससे स्पर्म निकलकर क्लाइटेलम में चले जाते हैं। इस तरह फर्टिलाइजेशन क्लाइटेलम के अंदर होता है। अब यह क्लाइटेलम बाहर निकलकर एक गोल बैग की तरह रचना बनाता है। आमतौर से उसे ककून कहा जाता है, लेकिन यह टर्म उचित नहीं है। ककून के बदले इसे ऊथिका कहना चाहिए। यह अंडों के ऊपर बना हुआ खोल है। ककून जो है वह प्यूपा के ऊपर बना हुआ खोल होता है। अब इसी ऊथिका के अंदर कंप्लीट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है। इसमें लार्वा नहीं बनते हैं, सीधे बच्चे बन के बाहर आते हैं। सबसे छोटा अर्थवर्म, जिसका आकार मुश्किल से 1 मिलीमीटर होता है, एलोसोमा है। जबकि सबसे बड़ा अर्थवर्म मेगास्कोलेक्स है। इसकी लंबाई 3 से 3.5 मीटर तक हो सकती है। आपके आसपास फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस नाम का स्पेसीज मिलता है। साउथ इंडिया में मेगास्कोलिड भी मिलता है। गहराई से खोजने जांचने पर 5-7 तरह के अर्थवर्म हमारे आसपास मिल सकते हैं। तो यह फोटोग्राफ देखिए सबसे छोटे अर्थवर्म का, एलोसोमा का। इतना छोटा है कि यह लगभग ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। सबका अगला हिस्सा एक तरफ आगे की ओर कर दिया गया है पिन की मदद से, और इधर की ओर पिछला हिस्सा सबका है। यह आपका कॉमन अर्थवर्म है।
आप देख रहे हैं यह मसल का बैंड बना हुआ, यही इसका क्लाइटेलम है। और अगले सेगमेंट में यहाँ 4 या 5 जोड़े स्पर्मेथिका पाए जाते हैं जिसमें स्पर्म जमा किया जाता है। इसमें हेड या आई जैसी कोई रचना, कोई सूंड जैसी रचना, बाहर निकला हुआ कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं दिखाई पड़ता है। अब यह है सबसे बड़ा अर्थवर्म। कितना ब्राइट ब्लू कलर का है यह। इसे मेगास्कोलेक्स कहा जाता है। इसके स्किन में एरिथ्रोसायानिन नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण यह नीला रंग है। अब अंतिम क्लास हिरुडिनेरिया, इसको आप ब्लड पीने वाले जोंक के रूप में जानते हैं, लीच कहलाते हैं। ब्लड पीने वाले एनिमल्स को सैंग्विवोरस, रक्ताहारी कहा जाता है। इनमें भी टेंटिकल, पारापोडिया या सीटा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लाइट सेंसिटिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इनमें सीमित संख्या में सेगमेंट होते हैं। जैसे हिरुडो नाम के लीच में 33 सेगमेंट हैं, जिनमें 6 मिलकर एंटेरियर सकर बनाते हैं। इनके अंदर ओरल सकर और पोस्टेरियर सकर, दोनों तरफ सकर होते हैं। अंदर कनेक्टिव टिश्यू में एक विशेष प्रकार का बोट्रॉइडल टिश्यू जमा रहता है। यह कई सारे वर्ज्य पदार्थों को संचित करने का भी काम करता है। इसके अंदर बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ कुछ चैनल बन जाता है, जिससे डॉर्सल सिलोमोसील, वेंट्रल सिलोमोसील और लैटरल सिलोमोसील कहते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावे इसमें हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है। इनमें एक जोड़ा ओवरी, लेकिन मेल में कई जोड़ा टेस्टिस होते हैं। ब्रीडिंग सीजन में फीमेल के ऊपर क्लाइटेलम विकसित होता है, अन्यथा नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन क्लाइटेलम के बैंड में ही होता है, यानी यह भी ककून या ऊथिका बनाता है। एकेंथोपडेला और पॉइंटोपडेला समुद्री लीच है, जबकि हिरुडो और हिरुडिनेरिया ये फ्रेश वाटर में, तालाबों में पाए जाने वाले लीच हैं। आप देखिए ये कितने गंदे से लग रहे हैं। अगर स्किन पर कोई फफोला हो जाता है तो कुछ पुराने हकीम उस फफोले पर लीच को चिपका देते हैं। जब यह ब्लड के साथ उसका बॉडी फ्लूइड खींचता है तो इसमें पाए जाने वाला सलाइवरी एंजाइम उस फफोले में पाए जाने वाले सड़े हुए टिश्यू और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से लीच का उपयोग मेडिकल पर्पस से भी होता है, इसलिए इसका स्पेसीज नेम रखा गया मेडिसिनैलिस, हिरुडो मेडिसिनैलिस। और ये समुद्री लीच है, पॉइंटोपडेला। तो आपने इस तरह से एनेलिडा के कई लक्षणों को देखा। अब आप देखिए किस तरह से यह एस्केलमेंथिस से ज़्यादा विकसित है। तो इसमें असली सिलोम, साइजोसुलोम का फॉर्मेशन हो गया है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और असली ब्लड है। ब्रेन और आँख जैसे सेंस ऑर्गन का विकास हो चुका है और नेफ्रिडिया जैसी उत्सर्जन की इकाइयों का इसने निर्माण कर लिया है। तो इन्हीं के आगे अब और भी जटिल हायर एनिमल्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्माटा का विकास होगा। इन सभी के पूर्वज एनेलिडा ही है। तो आगे हम लोग उन फाइलम का भी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।